Exercise 1, Part 1, D4. A 5 microfarad capacitor having charge of this of 20 microcoulomb is discharged through a wire of resistance. Find the heat dissipated in the wire between. तो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल ये डिस्चार्जिंग का केस है और यहाँ ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है, इसमें इनिशियल जो चार्ज है वो Q0 है, ये माइनस Q0 है और ये रेजिस्टेंस है। किस इंस्टेंट की बात करेंगे तो हमें मालूम है कि Q इक्वल टू मिलता है Q0 माइनस Q इक्वल टू Q0 e टू पावर माइनस T बाई RC। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dQ बाई dt इक्वल टू हमारे पास होगा I और ये क्या मिल जाएगा Q0 बाई RC e टू पावर माइनस T बाई RC। हीट डिसिपेशन की बात कर रहा है तो I स्क्वायर R dt और इसको T1 से T2 तो हमारे पास ये हीट डिसिपेशन आ जाएगा। I आपको दे रखा है T1 से T2 यानी ये लेके जा रहा है अपने को 20 माइक्रोसेकंड टू 50 माइक्रोसेकंड। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ओके, तो ऐसे करना था। नेक्स्ट है D5। D5 में क्या हो रहा है कि हमारे पास में ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है और ये हमारे पास में A, ये हमारे पास में B, ये C और ये D और ये कैपेसिटेंस यहाँ दिया हुआ है। इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C0 है। हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमें एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रहा है। अपने को टाइम दिया हुआ है तो ये टाइम हमारे पास में T0 है, ये 2T0 है, ये 3T0 है और ये 5T0 है और ये मान लेता हूँ कि ये V0 है, ये V है। ये किसके अक्रॉस है? ये दरअसल कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो यहाँ देखो, पहला केस है हमारे पास में कि T लेस देन इक्वल टू T0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, तो यानी एक इंटरवल में वोल्टेज 0 होने का मतलब है कि उस पर कोई चार्ज गया ही नहीं, यानी चार्ज फ्लो किया ही नहीं। इसका मतलब तभी तो वोल्टेज 0 यानी चार्ज, यानी इसका मतलब हुआ कि वहां से वहां तक चार्ज 0 है तो करंट भी 0 है, क्योंकि एक इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास में ये VR है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ वोल्टेज, यहाँ क्या है, 0 वोल्टेज है यहाँ से। तो एक तो मिल गया अपने को। दूसरा आप देखो T1 से, दूसरा केस है T ग्रेटर देन T0 एंड लेस देन इक्वल टू 2T0। हमारे पास में इक्वेशन मिलेगी अपने को V इक्वल टू, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है a varying voltage is applied to the clamps AB such that the voltage across the capacitor plates varies as shown in the figure. Plot the time dependence of voltage across the clamp CD, है ना। तो यहाँ हमारे पास में हो जाएगा M T प्लस C। यहाँ के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, इस बना, इसको देखते हुए बनाएंगे अभी हम लोग। तो हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेट यानी 0 इक्वल टू हो जाएगा M T0 प्लस C। फिर यहाँ के कोऑर्डिनेट भी अपने को पता है, तो क्या लिखेंगे V0 इक्वल टू 2M T0 प्लस C। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से C की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो M 2M T0 माइनस M T0 इक्वल टू हो गया M T0, यानी M की वैल्यू हमें मिल गई है V0 बाई T0। और अगर ऐसा मिल गया तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ C की वैल्यू आ जाएगी माइनस V0। हम यानी फंक्शन हो गया हमारे पास में V इक्वल टू V0 बाई T0 इंटू T माइनस V0। ओके, अब हमें मालूम है
कि रेजिस्टर के सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये है, तो हमें ये भी मालूम है कि Q इक्वल टू क्या होगा, वहाँ C भी होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, तो dQ बाई dt, C तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा dV बाई dt। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dV बाई dt इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, V नॉट बाई टी नॉट, यानी ये क्या आ गया हमारे पास में C V नॉट बाई टी नॉट, जो कि कांस्टेंट आ रहा है। यानी I कांस्टेंट आने का मतलब है कि VR जो है वो I इंटू आर लिखेंगे, क्योंकि I है कांस्टेंट आ रहा, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि इधर से इधर करंट को पॉजिटिव मान रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ देखो फिर से वोल्टेज क्या हो रहा, कांस्टेंट आ रहा है, किसके, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर से जीरो आ गया, है ना। अगर आप इसकी बात करें 2T0 से 3T0, यानी थर्ड केस है हमारे पास में, T ग्रेटर देन इक्वल टू 2T0 लेस देन इक्वल टू 3T0, तो आप देख रहे हो कि VC इक्वल टू क्या रहा, V नॉट, जो कि कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो हमें मालूम है कि Q इक्वल टू क्या लिखोगे, CV। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dQ बाई dt क्या आ गया, जीरो। dQ बाई dt इक्वल टू जीरो आने का मतलब VR इक्वल टू जीरो आ गया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, 3T0 से लेकर T एंड लेस देन 5T0 के लिए बात करेंगे। तो वहाँ की इक्वेशन भी बना सकते हैं हम लोग इसी वाले कॉन्सेप्ट से। तो V इक्वल टू M T प्लस C, तो पहला देखो क्या हो जाएगा, V नॉट, ये हो जाएगा 3M T नॉट प्लस C, और उस 5T0 की बात करेंगे तो 0 5M T नॉट प्लस C। तो यहाँ से C की वैल्यू निकाल लें तो C इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5M T नॉट, इसको इसमें रखेंगे तो हमारे पास V नॉट इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2M T नॉट, यानी इस केस में M की वैल्यू आएगी माइनस V नॉट बाई T नॉट 2T नॉट, और इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 5/2 V नॉट, यानी इक्वेशन आ गई हमारे पास में माइनस V नॉट इक्वल टू माइनस V नॉट बाई T नॉट इंटू T प्लस 5/2 V नॉट। अब वापस से भाई Q इक्वल टू CV डिफरेंशिएट कर दो, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dV बाई dt इक्वल टू क्या हो गया, माइनस V नॉट बाई T नॉट, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में dQ बाई dt इक्वल टू C dV बाई dt, तो I इक्वल टू आ गया C माइनस V नॉट बाई 2T नॉट, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन में, और VR इक्वल टू क्या मिला, जो कि कांस्टेंट भी है IR। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ यहाँ मिलेगा वो ये मिलेगा, ये आंसर होना चाहिए। बात क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में D6, D6 क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड बाय ए चार्ज Q नॉट at t equal to 0 it is connected to battery of EMF V and internal resistance R. Find the charge on the capacitor at time t। यानी ऐसा दिया हुआ है कि ये कैपेसिटर है और इस पर Q नॉट चार्ज है, यहाँ माइनस Q नॉट चार्ज है, ये बैटरी और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, यहाँ ये आ रही है माइनस A प्लस, और इसका EMF जो है वो V वोल्ट दिया हुआ है। तो ये तो t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, एट t इक्वल टू 0 पर ऐसा है। किसी जनरल टाइम t की बात करते हैं हम लोग, तो आप देख रहे हो कि इस पर चार्ज क्या मानते हैं हम लोग, इस पर चार्ज लिखेंगे Q नॉट प्लस Q, यहाँ हो जाएगा माइनस Q नॉट प्लस Q, यानी बैटरी ने इतना चार्ज दिया तो इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग यहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा, आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लो यहाँ ये प्लस है माइनस आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे, लेकिन यहाँ प्लस dQ बाई dt, क्योंकि Q को इंक्रीज करता हुआ मान रहे हैं हम लोग, और इसका वोल्टेज ये भी है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस V प्लस Q नॉट प्लस Q बाई C प्लस यहाँ इसका इंटरनेशनल ये है, तो IR इक्वल टू 0, है ना। लेकिन ये अच्छा पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट, हाँ वैसा ही कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया ऐसे नहीं, उसके अकॉर्डिंग चलाऊं मैं। तो IR इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में V माइनस
क्यू नॉट प्लस क्यू बाई सी, यानी इसको आप लिख सकते हो सी वी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी, यानी आई को लिख सकते हो यहाँ डी क्यू बाई डी टी, आर को इधर ले जाओ तो सी वी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू बाई आर इंटू सी, यानी हमारे पास हो गया डी क्यू बाई सी वी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी। इसको इंडिकेट करेंगे 0 से t के लिए, इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू q के लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस एल एन सी वी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू टी बाई, ये दरअसल स्मॉल आर है, स्मॉल आर इंटू सी, लिमिट लगा देंगे तो 0 से q, माइनस को मैं इधर ले लेता हूँ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा एल एन सी वी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी माइनस क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, यानी सी वी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू ई टू, या ये हो जाएगा दरअसल सी वी माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू नॉट प्लस क्यू है ना, यानी इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सी वी माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू, और ये हो गया सी वी माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी आ जाएगा क्यू नॉट प्लस क्यू इक्वल टू सी वी माइनस सी वी माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई, ये आ गया आंसर। ये चार्ज होगा, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। सिंप्लीफाई कर लो, वो ऊपर वाला आंसर मिल जाएगा आपको जो भी दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में D7, मेरे ख्याल से क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है D7। D7 में क्या कह रहा देखो, ये हमारे पास में ये कैपेसिटर है, ये 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, स्टेडी स्टेट में तो यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो यहाँ स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, ये ए और ये सी है, ये माइनस है प्लस, ये 100 वोल्ट है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये पॉइंट जो कह रहा है ये बी है, ये भी 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 1 माइक्रोफेरेड है, और ये 1 माइक्रोफेरेड है। Find the potential difference between the points A and B and between the points B and C of figure in steady state। तो किस किस के बीच में पूछ रहा है, एक तो AB पूछ रहा है और एक BC पूछ रहा है। तो स्टेडी स्टेट पे पूछ रहा है तो करंट तो जाएगा ही नहीं, यानी ये फुली चार्ज हो गए सब, है ना। अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि देखो ये दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज भी कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज भी सेम होगा, यानी इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, तो यहाँ भी Q1 मतलब Q1 है तो माइनस Q1, यहाँ भी क्या होगा Q1 माइनस Q1, उसी तरह यहाँ भी होगा ऐसा ही, यहाँ क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q2, तो यहाँ भी Q2 माइनस Q2। अब मैंने मान लिया कि ये 0 पर है, तो फिर इधर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा ना, ये 100 वोल्ट हो गया तो ये भी 100 वोल्ट हो गया, ये भी 100 वोल्ट हो गया, ये भी 100 वोल्ट हो गया, तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, ये नहीं मालूम है, इसको मैंने मान लिया कि ये x वोल्ट है। अब नोडल एनालिसिस वाले कॉन्सेप्ट से मैं क्या करूँगा, इधर से चार्ज आया, ये इधर से चार्ज आया और इधर से चार्ज आया, है ना, और इधर से चार्ज गया, या तो ऐसे कर लो, तो यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो यानी Q1 यानी 2Q1 आया और 2Q2 चला गया, तो Q1 को यानी 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया,
है ना। मैंने यहाँ इस पर सबको जीरो नहीं किया क्योंकि मैंने मान लिया कि इधर चला गया, तो कोई बात नहीं, इधर से आया और इधर चला गया। तो Q1 को क्या लिखोगे आप, Q1 को लिखोगे लेकिन 100 माइनस एक्स इंटू 3 माइक्रो। Q2 को क्या लिखोगे लेकिन x माइनस 0 इंटू 1 माइक्रो। तो इसी से बात बन गई हो। तो कितना हो गया देखो, ये माइक्रो से माइक्रो चला गया, तो 300 माइनस 3x इक्वल टू x, यानी 300 इक्वल टू हो गया हमारे पास में 4x। तो x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ 75 वोल्ट। अब ये पूछ रहा B और C, तो B और C के बीच में तो 75 आ गया, यानी VB माइनस VC, क्योंकि VC का तो जीरो ही है, उसके करस्पॉन्डिंग 75। और ये इसका मतलब VA माइनस VB कितना आया, वो आया 100 माइनस 75, यानी 25 वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए। ये भाई समझ में आ गया ना। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज आया और चार्ज गया, है ना, वो एक ही मतलब है। सर वो 3 म्यू वाले रेजिस्टर्स पर सेम चार्ज कैसे आया? रजिस्टर पे तो चार्ज आएगा नहीं, रजिस्टर पे सॉरी चार्ज सर, कहाँ कैपेसिटेंस जाएगा। कैपेसिटेंस पर। देखो ना आप, ये क्या है 3 माइक्रो फेरेड है ना, दोनों किस में है, पैरेलल में है कि नहीं। ये भी 3 माइक्रो फेरेड है, अच्छा हाँ कैपेसिटेंस सर, सेम है हाँ ना, हाँ सर। ठीक है इसलिए। ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट है E4। क्या कह रहा, टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C वर कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी विद EMF E, यानी ऐसा दिया हुआ है। इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी भी कैपेसिटेंस C है। Then one of the capacitors was filled up with uniform dielectric with relative permittivity K, यानी एप्सिलॉन R अपने को दिया हुआ है। How many times did the electric field strength in that capacitor decrease? What amount of charge flows through the battery? तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो इस पर Q होगा, इस पर माइनस Q होगा, क्योंकि सीरीज में प्लस Q माइनस Q। तो इस केस में क्या हो रहा है, लेकिन पहले से अनचार्ज थे, तो इसलिए चार्ज क्या होंगे, दोनों पर सेम होंगे। सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस E प्लस Q बाई सी प्लस Q बाई सी इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू हो गया 2Q बाई सी, यानी Q इक्वल टू आ गया CE बाई 2। ये चार्ज होगा, हर एक पे ये चार्ज हो गया। अब एक बात और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, और ये भी आइडेंटिकली है, इसमें भी डी होगा। किसी एक को देखना है, किसी एक के लिए देखना है, तो हमें मालूम है कि मैंने मान लिया कि ये C1 है और ये मान लेते हैं C2 है। तो C1 के लिए देख लेते हैं, है ना, 4C1। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ, तो हमें मालूम है कि डेल्टा V इक्वल टू होता है E डैश इंटू डी ना। डेल्टा V क्या होगा इसके अक्रॉस, Q बाई C1 या Q बाई C, जो कि कितना है E बाई 2। इसका मतलब है कि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो कितना है, E बाई 2D है। ओके, ये हो गया एक तरह से इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। अब बात करते हैं कि हमने क्या किया, अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। और मैंने आपको हमेशा माना कि फिर से हम मानेंगे कि बैटरी ने चार्ज Q दिया, तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q, इस पर Q प्लस Q, और इधर माइनस Q प्लस Q। इसकी कैपेसिटेंस, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गया, KC हो गया। तो पहले Q प्लस Q निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
तो माइनस ई प्लस क्यू बाई के सी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, है ना। तो क्यू प्लस क्यू भी निकाल लेते। इसने एक और चीज पूछी, चार्ज कितना फ्लो किया, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी। तो पहले स्मॉल क्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, E इक्वल टू क्यू बाई के सी प्लस क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई के सी प्लस क्यू बाई सी। ओके, और अपने को ये तो पता ही है क्यू बाई सी कितना है यहाँ, E बाई 2 है। तो E इक्वल टू E बाई 2 के प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ, एक मिनट गड़बड़ हुआ है क्या, क्यू बाई सी को क्या लिखेंगे हम लोग, E बाई 2 प्लस यहाँ से क्यू को बाहर निकालो तो ये आ जाएगा, क्यू बाई सी को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के बाई के, ये आ गया, ये उधर चला गया तो यहाँ कितना रह जाएगा E बाई 2 माइनस E बाई 2 के इक्वल टू हो गया क्यू बाई सी 1 प्लस के बाई के। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में E बाई 2 को बाहर ले लो तो हो जाएगा के माइनस 1 बाई के इक्वल टू क्यू बाई सी 1 प्लस के बाई के। यानी चार्ज कितना फ्लो किया यहाँ, चार्ज फ्लो किया ई सी के माइनस 1 बाई 1 प्लस के, इतना बाई 2, इतना बैटरी ने चार्ज दिया। ये आंसर आना चाहिए, एक आंसर तो ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब लेकिन ये तो हो गया, लेकिन हमें तो Q प्लस क्यू चाहिए ना, Q प्लस क्यू बाई सी चाहिए हमें तो, यानी उसके अक्रॉस डेल्टा वी डबल डैश चाहिए मान लो। तो ये निकाल लोगे, उसके बाद ये इक्वल टू क्या लिखोगे, E डबल डैश इंटू डी लिखोगे ना। तो Q प्लस क्यू की वैल्यू या तो यहाँ से निकाल लो, या तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से निकाल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा E इक्वल टू Q प्लस क्यू बाई सी को बाहर लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई के प्लस 1। हमें यहाँ क्या चाहिए, Q प्लस क्यू बाई सी, नहीं सॉरी के चाहिए ना, क्योंकि उसी के अक्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, के सी हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा ये Q प्लस क्यू इक्वल टू ई सी के बाई के प्लस 1। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो Q प्लस क्यू बाई सी के इक्वल टू हो गया E बाई के प्लस 1, यानी इतने ये आ गया हमारे पास में। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू इसके इक्वल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई के प्लस 1। तो हमारे पास E डबल डैश आ गया या E फाइनल आ गया, इसके अक्रॉस कितना आ गया E डिवाइडेड बाई डी के प्लस 1 और E डैश इनिशियल कितना था ये, तो डिवाइड कर दो यानी E इनिशियल बाई E फाइनल। E इनिशियल कितना आ रहा है E बाई 2D, ये था ना E बाई 2D डिवाइडेड बाई E बाई डी और एक मिनट, तो ये हमारे पास आ गया E डिवाइडेड बाई डी के प्लस 1, यानी ये आ जाएगा के प्लस 1 बाई 2। ये आंसर आना चाहिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारे पास में E4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होगा, ठीक है ना। E4 ऐसा क्वेश्चन आया नहीं दरअसल, ऐसा पूछा जा सकता है। E4 हो गया, फिर E6, E6 अब E6 में क्या हो रहा है देखो,
ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा देना मैंने, प्लेट्स वाला तो, फोर्स कितना लगेगा क्या ये सब। क्या पूछ रहा है, consider this situation shown in figure. The width of each plate is b. The capacitor plates are rigidly clamped in the laboratory and connected to a battery of EMF P. All surfaces are frictionless. Calculate the extension the spring in equilibrium. तो यहाँ ऐसा है, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो फोर्स क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ये अपने को लेंथ दिया हुआ इसका, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से दिया इसने, और यहाँ ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसको इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, प्लस या माइनस, इसकी प्लेट्स की विड्थ भी दे रखा है, तो वो फोर्स निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट बी बी स्क्वायर के माइनस 1/2d, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, के एस इंटू एक्स नॉट। मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग में एक्स नॉट का एक्सटेंशन है, तो के एस एक्स नॉट ये फोर्स लगेगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम पर है तो एफ के इक्वल आ जाएगा। यही आंसर है, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट हमारे पास में E7 ना, सॉरी E8, तो हो जाएगा, ये कर लोगे। E7 तो हो ही जाएगा, क्योंकि E6 हो गया तो E7 भी हो जाएगा। E8 बता देता हूँ, E8 में क्या कह रहा है वो, यह दिया इसने कि स्लैब अभी इस तरह से सेम डायमेंशन की स्लैब है, ये जो टोटल लेंथ है ये L है, और ये जो है ये L/2 अभी दिया है इसने, और इसको भी ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट फोर्स होगा। वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ, एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर के माइनस 1/2d, ये फोर्स लग रहा होगा। अब इसमें क्या होगा कि अभी इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ 0 है, तो ध्यान से देखिए, अभी जैसे यहाँ पहुंचेगा, कहाँ, यहाँ, तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे स्लैब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब इसकी केस में यहाँ, क्योंकि जब इसको हमने रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ ये वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना गया, L/2 गया। इसका मतलब ये L और जाएगा ना उधर आगे तक, क्यों, क्योंकि जैसे इसके बाहर निकलेगा इसको पीछे की तरफ फोर्स लगेगा नहीं है। तो ये पीरियोडिक मोशन तो कर रहा है, लेकिन एसएचएम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट लग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये आगे तक कितना जाएगा, नहीं एक्चुअल में ऐसे जाएगा, देखो ये सिचुएशन बनेगी वापस इस साइड, तो इसकी यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, यानी ये यहाँ से यहाँ कितना गया, एक तरह से एल गया ना, और वेलोसिटी 0 होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू क्या होता है कॉन्सेप्ट, एम ए। तो हमारे पास ये दे रखा है एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1/2d, ए मिल गया। तो ए यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, तो हो जाएगा एल 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, यानी टी इक्वल टू हो गया 2L/a का स्क्वायर रूट। लेकिन वापस फिर आएगा ये, फिर इधर जाएगा, है ना, इस साइड फिर जाएगा ये। इसने कहा कि इसका टाइम पीरियड बताओ, तो 2t हो गया ना, ये होगा कैपिटल टी, हो जाएगा 2√2L/a, और a की वैल्यू आप यहाँ से रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस तरह से करना था, क्या से कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये हो गया E8। अब है हमारे पास में E9।
ये हमारे पास में इधर ए और ये बी है। अब इसमें क्या हो रहा है, देख दरअसल इसने यहाँ आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये होना ये चाहिए था इस तरह से। इसका मतलब ये ऐसा हो गया, इसका मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक इस मीडियम में भरा हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब ई नोट है, तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ ई नोट बाई क्या होगा ना, तभी तो इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा एक तरह से, है ना, मैग्नीट्यूड में। आ रही बात समझ के, मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये होगा हमारे पास में, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड with a dielectric up to 1/2 of the distance between the plates, यानी ये d/2 है, ये d/2 है, 1/2 of the distance between the plates. The manner in which the potential between the plates varies with the distance is illustrated in the figure. Which half, 1 or 2 of the space between the plates is filled with the dielectric? तो पहला वाला, इसमें डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है पहले वाले में। And what will be the distribution of the potential after the dielectric is taken out of the capacitor, provided that charges on the plates are conserved, और the कभी पहला केस ले रहा है ये कि चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है ना, तो चार्ज कांस्टेंट, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये तो चार्ज तो चेंज कर नहीं रहा, तो ई नोट तो चेंज करेगा नहीं, है ना, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए इस जगह का ई नोट तो नहीं चेंज करेगा। यहाँ ई नोट चेंज नहीं करेगा, तो जब इसको आप रिमूव करोगे तो दरअसल ये वाली ये डॉटेड लाइन जाएगा नहीं, मतलब प्लेट को और एक्सटेंड कर लो अगर ऐसा है तो, ठीक है। इस केस में ये हो जाएगा, इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन है किसके करस्पॉन्डिंग है, ये ए के करस्पॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि ई नोट हो जाएगा ना, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमने बैटरी रखा तो बैटरी क्या करेगा, जैसे कैपेसिटर हटे, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी तो चार्ज भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, लेकिन पोटेंशियल बना रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा, लेकिन तो अभी आप देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है ना। तो अभी यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में ये लाइन थी पहले, है ना, लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटेगा तो उस केस में आपको ये तो मालूम है कि कैपेसिटेंस कम हुई तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये और ये जो पॉइंट हमारे पास था यहाँ ए, और ये क्या था हमारे पास में बी है, तो ए यहाँ था, इसको हमने पहले वाले में एक्सटेंड किया था, और ये इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा फिर, क्योंकि चार्ज तो क्या कर गया यहाँ, हमने डाइलेक्ट्रिक हटा दिया, चार्ज क्या कर गया यहाँ, चार्ज डिक्रीज कर गया ना, तो चार्ज डिक्रीज कर गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा अपने को, इन दोनों को मिलाओगे ना आप, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ी चेंज हुआ है, लेकिन चार्ज कम होने की वजह से क्या हो जा रहा है, हमारे पास में एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन आई, जो डॉटेड लाइन मैंने बोला है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, दरअसल बी के करस्पॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया, डिक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि चार्ज यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो गई इसलिए। ये बात समझ में आई, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअल में सी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्यू डिक्रीज कर रहा है, क्यू डिक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है,
ये था। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 का D1। हाँ बोलो। सर E8 वाले क्वेश्चन में हाँ हमने V मैक्स के बाद वो डिक्रीज करता हुआ कैसे मान लिया? F कांस्टेंट है ना? हाँ, तो V डिक्रीज क्यों कर रहा है? V डिक्रीज इसलिए करेगा ना, देखो क्योंकि कांस्टेंट है। तो जब यहाँ जब पहुंच जाएगा तब तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। लेकिन जब 0 हो गया लेकिन वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई। वेलोसिटी मैक्सिमम तो आगे जाना चाहेगा, तो इसको फोर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। अच्छा, ये ओके समझे? सर। हाँ भाई, पहले जब इधर था तो फोर्स इधर लग रहा था, और जैसे उधर बाहर जाने लगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तभी तो यहाँ जाके रुक जाएगा वो। उतनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगा जितना ये बाहर था। तो वही हो गया जैसे प्रोजेक्टाइल, जैसे हमने किसी पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया तो जी डाउनवर्ड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी mg कांस्टेंट होता है। तो उसका मतलब है कि जितना ऊपर गया उतना वापस आता है ना, और वही स्पीड हो जाती है वापस से। तो वापस स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? मतलब मैक्सिमम हो जाएगी वापस से आने तक। जैसे ये कंप्लीट यहाँ पहुंचेगा तो वापस से स्पीड मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। ओके सर। ये मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट 2। पार्ट 2 का डी। पार्ट 2 का D1 बताना है। ठीक है। Three mega ohm resistor and an uncharged microfarad capacitor are connected in single loop circuit with a constant। ये तो ये वाला केस हो गया ना, चार्जिंग वाला केस जो बताया था। तो ये माइनस, ये प्लस, ये V, ये R, ये C। किसी इंस्टेंट पर इस पे जो चार्ज है और करंट इसमें I फ्लो कर रहा था, तो चार्ज की वैल्यू क्या आती है? CV 1 माइनस e टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास में? V बाई आर e टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आ गया। अब क्या कह रहा है? द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। तो ये पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, यानी इंक्रीजिंग, यानी ये पूछ रहा है। तो पहला पार्ट तो ये आ गया, यानी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो करंट पूछ रहा है वो, तो मिल जाएगा अपने को यहाँ से। फिर कह रहा है एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यानी किस रेट से। इस इंस्टेंट पे पहले यू निकाल लेंगे। यू कितना होगा इसका? क्यू स्क्वायर बाई 2c ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई 2c। ये तो कांस्टेंट है, तो 2q डी क्यू बाई डी टी। किस रेट की पूछ रहा है वो, तो कितना हो जाएगा? डी यू बाई डी टी, क्योंकि पूछ रहा है एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो 1 बाई सी, क्यू की वैल्यू क्या है? सी वी 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी डी क्यू बाई डी टी। तो वी बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो हमारे पास आ गए वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इस रेट से बाकी सब वैल्यूज दे रखे, आप रख दीजिए। फिर क्या कह रहा है? जूल हीटिंग इज अपेयरिंग इन द रजिस्टर। तो जूल हीटिंग यानी उसकी रेट पूछ रहा है, यानी डी एच बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे? आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा? वी बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर इंटू आर। हो जाएगा डी एच बाई डी टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ई टू पावर माइनस 2t बाई आर सी। तो ये भी आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। फिर क्या कह रहे हैं? एनर्जी इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द सोर्स। एनर्जी, अब देखो सोर्स क्या एनर्जी दे रहा है? सोर्स एनर्जी दे रहा है यहाँ, कितनी दे रहा है? क्योंकि उसकी वो देखना है, तो E इंटू आई, इसकी बात कर रहा है वो। E इंटू आई, ये मतलब इसका क्या दिया इसने? V दिया ना, तो V इंटू आई। हाँ, V ले लेंगे या ये ले लेंगे, तो दरअसल ये तो E मतलब EMF है ना, समझ में आ रहा है ना? E क्या है यहाँ? EMF।
तो ये हो गया ए इंटू डी क्यू बाई डी टी की बात कर रहा है, डी क्यू बाई डी टी ये हमारे पास में v बाई आर ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर क्यों आएगा, ये आ जाएगा। एक मिनट, ये मैं इसको चेंज करता हूँ यार, ये v है दरअसल, क्योंकि यहाँ v लिया हुआ ना, तो v आई है, ये भी क्या हो जाएगा v है। है ना, तो वी आई इक्वल टू आ गया v स्क्वायर बाई आर ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आना चाहिए। बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हाँ D3। सर। अब D3 क्या कह रहा है देखो, an uncharged capacitor of capacitance is connected to battery of EMF through resistance। सेम वही क्वेश्चन वापस से, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये 20 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये R है, ये C है। फिर से क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड। तो पहले Q निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका, CV1 माइनस ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इसने क्या क्या वो समझना पड़ेगा। इसने कहा u इक्वल टू क्या होता है, वैसे तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू जाएगा टू क्यू बाई टू सी डी क्यू बाई डी टी, यानी डी यू बाई डी टी, इसको मैंने मान लिया कि ये पी नॉट है मान लो, तो 1/2 से तो 2 कट जाएगा, तो 1/c, क्यू की वैल्यू क्या है सी वी 1 माइनस ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये v बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी हो गया v स्क्वायर बाई आर, ये पी नोट, यानी इस रेट से एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस ई टू पावर माइनस टू टी बाई आर सी। उसने पूछा है द मैक्सिमम रेट, ये रेट है इसकी, द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मतलब उसने कहा डी पी नॉट बाई डी टी को जीरो करना है कि क्योंकि इसकी मैक्सिमम बताना अपने को, मैक्सिमम रेट यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वी स्क्वायर बाई आर माइनस 1 बाई आर सी ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस 2 बाई आर सी ए टू पावर माइनस 2 टी बाई आर सी इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो आपको यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो दरअसल टी इक्वल टू आ जाएगा आर सी एल एन टू, यानी टाइम भी मिल गया। इतने टाइम बाद इसकी रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कर लोगे, ऐसे करना था। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। सर एक और बार बताइए ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या पूछा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, पढ़ोगे तब ना, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही अभी तो। उसने कहा मैक्सिमम रेट, यानी जो डी यू बाई डी टी क्या है, हमने डी यू बाई डी टी क्या है, इस रेट से एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो इस रेट से कर रहा है, तो ये रेट मैक्सिमम कब होगी और उसकी वैल्यू क्या है की, यानी वो पी नॉट की बात कर रहा है, पी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और किस टाइम पर होगी। आई बात समझ में? तो मैंने हाँ कुछ सर। नहीं किया, बस यहाँ से ये यू निकाला था, तो डिफरेंशिएट करके डी बाई डी टी निकाल के पी नॉट निकाल लिया, पी नॉट को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया टी के रेस्पेक्ट में, वहाँ से टाइम मिल गया, और फिर यहाँ रख देंगे तो हमें पी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में D4। D4 में कह रहा है चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, दोनों आइडेंटिकली तो है, तो दोनों पर चार्ज क्या जाएगा, सेम ही जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग,
क्लोज करने के बाद ये पूछ रहा है, तो ये प्लस ये माइनस ये आर है और ये भी सी है और ये भी सी है। तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो आप ऐसे देखो कि अगर Q चार्ज आया मान लो, तो इस पे कितना जाएगा Q/2, इस पे भी कितना जाएगा Q/2। तो इसको ऐसा बना सकते हैं ना हम लोग, ज़्यादा अच्छा है। पैरेलल में तो क्या हो गया 2C ना, और ये R हो गया। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q। तो सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है Q इक्वल टू क्या मिलेगा, 2CV 1 माइनस e² T/2RC। ये चार्ज आएगा। तो क्या पूछ रहा है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स 0.16 मिलीसेकंड आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। यानी अपने को दरअसल चाहिए Q/2, क्या आ गया CV 1 माइनस e² T/2RC। आपको RC इन सब की वैल्यू दिया हुआ, रख दो, यही पूछ रहा हूँ, नहीं आंसर ले रहे। नेक्स्ट हमारे पास में D6। D6 में क्या कह रहे हैं, देखो एक कैपेसिटर दिया है C, यानी 25 माइक्रोफेरेड, और यहाँ रेजिस्टेंस है ये 20 ओम है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द स्विच एस शॉन इन फिगर इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ओपन एट t इक्वल टू 0, देन द करंट इन द मिडल 20 ओम रेजिस्टर एट, ये बताना है। फिर डिस्चार्जिंग का कैसे दे, पहले चार्ज का हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये ऐसा दिया हुआ है। इसको क्लोज कर दिया हमने। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, तो इसका जो ये 12 वोल्ट है इसको मैं V0 मान लेता हूँ, और यहाँ भी 20 ओम है। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, सारा करंट जो यहाँ से जा रहा होगा तो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी ये तो फुली चार्ज हो गया, तो इस पर चार्ज क्या हो गया Q0 माइनस Q0। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ये I0 करंट मान लेता हूँ मैं, I0 करंट फ्लो कर रहा है। तो -12 प्लस 20 40 I0 इक्वल टू 0, यानी I0 इक्वल टू कितना आ गया है, I0 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 12 बाई यानी 4 यानी 0.3 एम्पियर आ गया I0। अब ये लूप ले लेते हैं तो Q0 मिल जाएगा अपने को। तो Q0 कैसे अब मिलेगा, Q0 बाई 25 माइक्रो माइनस 20 इंटू 0.3 इक्वल टू 0, यानी Q0 इक्वल टू मिलेगा 25 इंटू हो जाएगा 6 माइक्रो, यानी 150 माइक्रो कूलाम, ये Q0 होगा। Q0 आ गया। अब क्या कह रहा है, स्विच को ओपन कर दिया है ना, देन द करंट इन द मिडल 20 ओम रेजिस्टर एट t इक्वल टू, जब ओपन कर दिया तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q0 है या माइनस Q0 है, तो सर्किट अब यही रहेगा ना, क्योंकि वो सर्किट तो बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि यहाँ इसने ये स्विच ओपन कर दिया, जिसका मतलब यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, जो कि R इक्वल टू कितना है 20 ओम है, ये सी है। तो आपको ये मालूम है क्या मिलेगा, Q0 माइनस Q इक्वल टू Q इक्वल टू Q0 e² माइनस T/RC। R हमारे पास में 20 ओम है। तो क्या पूछ रहा है, करंट को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा 0 माइनस dQ/dt इक्वल टू Q0/RC माइनस के साथ e² माइनस T/RC, यानी हमारे पास I इक्वल टू आ गया Q0/RC e² माइनस T/RC। ये Q0 आपको दे रखा है, बाकी सब दिया हुआ है। R आपको 20 ओम दिया हुआ है, C आपको 25 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है, टाइम आपको दे रखा है। टाइम कितना दिया 0.25 इंटू 10⁻³
सेकंड दिया हुआ, इनको रख दो, वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे करना था, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं है। D6 के बाद में हमारे पास में D9, D9 में क्या कह रहा है भाई, समझ लेते हैं इसको। ये C1 है, तो ये C1 है, ये C2 है, और यहाँ आपने को ऐसा दिया है, इसको क्लोज ही कर देता हूँ मैं। मान लो t=0 पर हमने क्लोज किया, ऐसे समझो। ये आ रहे हैं माइनस, ये प्लस, और ये e है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच इज क्लोज एट t=0 फॉर t लेस देन r C1 plus C2 द करंट I1 इन द कैपेसिटर C1 इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट बताना है। किसी टाइम की बात कर रहा है, तो मान लो यहाँ जो टोटल करंट है वो I है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है। तो यानी इसका मतलब ये Q1 है, ये माइनस Q1 है, और ये Q2 है, और ये माइनस Q2 है। ओके, तो करते हैं सर, क्या हो रहा है, किसी जनरल टाइम टी की बात कर रहा है। तो यहाँ पहले इन दोनों को सॉल्व करो। इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है ना, क्या लिखोगे, माइनस ई प्लस Q2/C2 प्लस IR = 0 ना, और उस बार वाले के लिए लिखोगे तो माइनस ई प्लस Q1/C1 प्लस IR = 0 ना। हमें चाहिए क्या यहाँ, हमें तो I1 I2 चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, I1 I2 चाहिए। तो और कोई इंफॉर्मेशन दिया इसने, द करंट I1 इन द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट I1 चाहिए अपने को, ठीक है। तो क्या किया जाए, अच्छा एक रिलेशन ये भी तो बन रहा है हमारे पास में, अगर इन दोनों को सेपरेट कर दोगे, या है ना, ये जैसे एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, अल्टीमेटली आप देखो क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 - 2 कर दो, या तो क्या मिलेगा, Q2/C1 माइनस Q1/C ये C2 है, और ये = 0। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q1C2 = Q2C1, तो क्या हो जाएगा, dQ1/dt C2 = C1 dQ2/dt, dQ1/dt क्या I1 ही तो है, तो I1 C2 = C1 I2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये I1 प्लस I2 है, यहाँ से I2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास I = आ गया I1 प्लस हो जाएगा I1 C2/C1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो I1 = आ जाएगा I C1/C1 प्लस C2। इसका मतलब है कि I2 क्या आ जाएगा, फिर I C2 / C1 प्लस C2, यही आंसर है ना। ऐसे करना, तो ये भी हो गया। पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2, in the situation of column 1 and a circuit involving two non-ideal cells of unequal EMF, जहां अपने को दिया E1 जो है E2 से ज्यादा है और नॉन आइडियल है, दोनों नॉन आइडियल सेल्स हैं, एंड इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ आ रही है।
A resistor of resistance R is connected in all four situations and a capacitor of capacitance is connected in last two situations as shown in the figure. Assume battery can be supply infinite charge. इन मतलब infinitely charge इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना है, टू द सर्किट और कोई भी जीरो नहीं है. Four statements are given in column 2. Match the situation of column 1 with the statements in column 2. पहला पार्ट P, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है. तो ये प्लस ये माइनस, ये क्या हमारे पास में E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया यहाँ R है और ये भी R है, ये माइनस है प्लस और ये E1 है और E1 ग्रेटर देन E2 यानी इसमें करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा. तो आप लिखोगे क्या, माइनस E1, मान लो I करंट फ्लो कर रहा है तो IR प्लस E2 प्लस IR प्लस IR इक्वल टू 0, यानी I इक्वल टू क्या मिलेगा, E1 माइनस E2 बाई R प्लस 2R. आप देखो कि करंट कांस्टेंट होगा. अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है और ये बैटरी क्या कर रही है, चार्ज हो रही है. करो, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द सेल्स कैन नेवर बी सेम. ऐसा पॉसिबल है कि सेम हो जाए? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इस पे जीरो होने के चांसेस है. एक मिनट रुको, तो ये हमारे पास में है. तो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द सेल्स कैन नेवर बी सेम. हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. देखो कैसे, यहाँ देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. तो पहले BC माइनस BD निकालूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो E2 प्लस IR मिलेगा और उसी तरह VA माइनस VB अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, E1 माइनस IR मिलेगा. तो सेम हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है. इसने कहा कैन नेवर बी सेम. ये बात समझ में आई पहले तो? क्लियर है ना? नहीं हो सकता. देखो ना, इसमें जीरो होने के चांसेस भी हैं, इसमें जीरो भी नहीं होगा, है ना? इसका मतलब ये तो नहीं है. तो पहला P का क्या हो गया, P का हो गया, यानी फर्स्ट तो हो गया इसका. दूसरा, सेल ऑफ लोअर EMF एब्जॉर्ब्स एनर्जी, बिल्कुल सही है. दैट इज इट गेट्स चार्ज्ड अप एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज इन द सर्किट, तो ये भी सही है इसके लिए. फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ लोअर EMF में भी जीरो, नहीं, कभी जीरो हो ही नहीं सकता. देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, यानी थर्ड नहीं हो सकता इसका. फिर करंट इन द सर्किट कैन नेवर बी जीरो, नहीं होगा, ये भी सही है. इसका आंसर क्या हो गया, 4. कर लोगे अब आगे के, ये बताऊं सारा? सर बोलिए. पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है ना? हाँ, E2 प्लस IR और E1 माइनस IR सेम हो सकता है ना? क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस आप कह रहे हो कि सेम हो सकता है? हाँ सर, क्योंकि पोटेंशियल, E1 ग्रेटर देन E2 दिया है तो. एक मिनट निकाल लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगा, अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा ना. BC माइनस BD लिखता हूँ मैं, क्या लिखूंगा यहाँ, E2 प्लस R इंटू E1 माइनस E2 बाई R प्लस 2R. ओके,
तो ये हो जाएगा E2R प्लस E2 2R प्लस E1R माइनस RE2 डिवाइडेड बाई R प्लस 2R, है ना। इसमें कुछ कट रहा है क्या? तो ये आ गया VC माइनस VD इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में E2R प्लस E2 स्मॉल r प्लस E1R बाई R प्लस 2R। उसी तरह VA माइनस VB निकालो, तो E1 माइनस क्या था हमारे पास में R इंटू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई R प्लस 2R। क्या हो गया है E1R प्लस E1 2R माइनस R E1 प्लस R E2 डिवाइडेड बाई R प्लस 2R। तो यहाँ देखो आप E1R प्लस R E2 डिवाइडेड बाई R प्लस 2R, यही है हमारे पास में। कहाँ आ रहा? देखो सेम पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? देखो इस वाले को देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो E2R बाई R प्लस 2R प्लस इसको देखो आप E1R प्लस E2R, इसको एक साथ ले लिया मैंने और ये R प्लस 2R आ गया ना। इसको देखो, इसको भी एक साथ अलग कर दो, यानी E1R को अलग करो तो ये R प्लस 2R प्लस, देखो पॉसिबल है क्या? ये क्वांटिटी सेम आ रही दोनों में, लेकिन ये क्वांटिटी देखो, यानी अभी भी E1 क्या होगा? इससे तो ज़्यादा होगा, मतलब सॉरी ये ज़्यादा है, VA माइनस VB VC माइनस VD से ज़्यादा आ रहा। देखो आप आया लॉजिक समझ में? यानी हाँ VA सर, माइनस VB जो है ये क्या आ गया? VC माइनस VD से ज़्यादा आ गया, यानी कभी होगा ही नहीं, यानी हमेशा ऐसा बना रहेगा। अगर वो ये पूछता ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका हमेशा ज़्यादा होगा, तो हाँ हमेशा ज़्यादा होगा, यानी वो वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता हमारा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ सर। बाकी का कर लोगे, इसमें से Q आप कर लीजिएगा, मैं इसमें से R बता देता हूँ। नेक्स्ट वाला है ना R या S में से, तो R बता देता हूँ तुम्हारे पास में। तो ये हमारे पास में ये रेजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और ये हमारे पास में हो गया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, ये माइनस, ये प्लस, ये हमारे पास में क्या हो गया? E1 है ना, ये E1 हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो गया? और की को मैंने क्लोज कर दिया ऐसे ना। अच्छा रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल r है, माइनस, ये प्लस, ये E2 है और ये R है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है अब इसमें? पहले वापस फिर ऊपर से पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि resistor of resistance R is connected in all four situations and capacitor of capacitance C is connected in last two situation as shown. Assume battery can supply infinite charge to the circuit, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है फिर से देखो, एक मिनट कहाँ गए यार। Last two situation assume battery can supply infinite charge to the circuit, therefore statements are ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है कि the capacitor is initially uncharged after the key case closed, है ना। तो क्या होगा कि magnitude of potential difference across both the cells can never be same। बताइए मुझे इस वाली सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा? हाँ कैसे करेंगे इसको? रुको, potential difference across both the cells can never be same। देखो स्टेडी स्टेट का तो सीधा दिख रहा है, स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के बाद
तो कोई दिक्कत ही नहीं। और कभी बीच में ऐसा पॉसिबल है क्या इनके अक्रॉस सेम हो जाए? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देख चुके हम लोग। जब तक जैसे t इक्वल टू 0 का ले लो आप, t इक्वल टू 0 की अगर बात करोगे तो एक ये वैसा सिचुएशन होगी जैसे ये पहली वाली सिचुएशन थी, है ना, t इक्वल टू 0 पर। और t टेंस टू इन्फिनिटी पर भी ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? t टेंस टू इन्फिनिटी पर भी आप देखोगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके वोल्टेज से तो ज्यादा होगा, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं करेगा। तो यानी पहला ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द सेल्स कैन नेवर बी सेम, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर जब भी मैंने सिचुएशन बताया ना आपको p वैसा बनेगा, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। और t टेंस टू इन्फिनिटी पे चले जाओ, करंट फ्लो करेगा नहीं, करंट फ्लो करेगा नहीं तो इस पे चार्ज क्या होगा? देखो Q नॉट माइनस Q नॉट, मैं बात कर रहा हूँ एट t टेंस टू इन्फिनिटी की, तो क्या हो जाएगा? माइनस E1 प्लस Q नॉट बाई सी। और एक मिनट, इसमें बैटरी, हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसमें उल्टा कर दिया क्या मैंने? ये ऐसा है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? E2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या मिलेगा? Q नॉट बाई सी। तब भी इक्वल नहीं आएगा, है ना। तो कैन नेवर भी सेम हो गया, वो कैन नेवर वाला सही है। फिर क्या कह रहा है? सेल ऑफ लोअर EMF एब्जॉर्ब्स एनर्जी दैट इज इट गेट चार्ज अप एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज। बिल्कुल सही है, क्योंकि करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, ये भी सही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ लोअर EMF में भी 0 नहीं हो ही नहीं सकता। देखो ना क्या लिखोगे? VC माइनस VD इक्वल टू आप लिखोगे IR प्लस E2 ना, 0 कहाँ हो रहा है? पॉसिबल ही नहीं। हाँ इसका पॉसिबल है, E1 के अक्रॉस मतलब AB के अक्रॉस पॉसिबल है। फिर करंट इन द सर्किट कैन नेवर बी 0, नहीं 0 हो जाएगा ना स्टडी स्टेट पर, क्योंकि इसने कहा इवन आफ्टर स्टडी स्टेट रीच्ड, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? आर का ऑप्शन हो गया 1 और 2। बाकी का आप ऐसे सोच के कर लो, क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बात कर रहा था स्फेरिकल कैपेसिटर को लेकर, है ना। मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। सर स्फेरिकल कैपेसिटर, तो मैंने कुछ केसेस आपको बताए थे, ठीक है। अब मान लो अभी और भी केस है कि जैसे ये केस है, मान लो कि ये स्फेयर है और इसको मान लो हमने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है और इसका दूसरा एंड जो है उसको अर्थ किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इस इधर का पोटेंशियल तो 0 हो गया, इधर का पोटेंशियल V हो गया ना, यानी इस पूरे स्क्वायर पर पोटेंशियल क्या हो गया? V हो गया। उसके करस्पॉन्डिंग क्या जाएगा? इस पे चार्ज जाएगा। और ये कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर है जिसकी रेडियस भी है, और इसको मान लेता हूँ मैं 1 है, इसको मान लेता हूँ 2 है, इसको मान लेता हूँ 2 प्राइम है, और एक प्लेट कहाँ है? यहाँ है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो आप देख रहे हो कि एक प्लेट यहाँ है, तो यहाँ 2 कैपेसिटर बन रहे हैं एक तरह से। एक तो इन दोनों के बीच में C1 और एक इन दोनों के बीच में C2। वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में मैंने बताया भी था, और उसके बाद यहाँ भी मैंने समझाया था आपको, है ना, कि दूसरी आउटर वाली सरफेस के लिए बात करते हैं, दूसरी प्लेट कहाँ रखी होती है? इन्फिनिटी पे रखी है एक तरह से। ओके, तो अब अगर मैं इसका सर्किट बनाता हूँ कैसा बनेगा? यानी ये प्लेट हमारे पास में 1 है, तो ये हमारे पास में 2, ये 2 प्राइम है, और यहाँ इसको हमने अर्थ किया हुआ है, ये 3 है, और यहाँ हमने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। ये माइनस, ये प्लस, ये भी। आप देख रहे हो कि ये C1 है, ये C2 है, दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। यानी इस पर Q चार्ज गया, इस पर Q होगा, इस पर माइनस Q, इस पर Q, इस पर माइनस Q।
दोनों सीरीज में आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ कैपेसिटेंस क्या लिखोगे आप, सी इक्वलेंट, ये लिखोगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और चार्ज दोनों पे क्या होगा, यहाँ सेम होगा। आगे बात समझ। तो ये केस है। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो, अब C1 की वैल्यू क्या हमारे पास में है, C1 की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, C1 की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, और C2 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ना। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको कैलकुलेट करोगे नहीं, रख के देखो, ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसा क्यों गया, इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। सी इक्वलेंट इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। आप इसको सॉल्व करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, और बी से एक बी भी कट जाएगा, तो आप देखोगे हमारे पास रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई, यहाँ बी माइनस ए से बी माइनस ए भी कट जाएगा, और मैंने यहाँ से बी कॉमन निकाल लिया, तो आप देखो कि एक बी ऊपर रह गया ना, लेकिन ये तो कट जाएगा क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन यहाँ से जब बी कॉमन लेंगे तो यहाँ एक ए रह जाएगा प्लस यहाँ बी माइनस ए ना, यानी अल्टीमेटली आप देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए रह गया ना, क्योंकि ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये देखो। हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना किया कि मैंने इसको चार्ज दिया, ये मतलब हुआ ना कि मैंने इसको चार्ज दिया, और बीच में केवल एक एक क्या है, ये थिन लेयर मैंने लगा दी मेटल की, है ना। उसके बाद तो इन्फिनिटी देखो, उसको क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क पड़ गया, एक पतली सी लेयर यहाँ रखने का कोई मतलब है नहीं है। यानी ये एक तरह से क्या हो गया, आइसोलेटेड कंडक्टर ही तो हो गया, क्योंकि इस कंडक्टर को तो हमने चार्ज दिया भी नहीं, है ना। तो इस पे तो चार्ज क्या है, इस पे चार्ज वैसे तो कितना आएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी टोटल चार्ज तो जीरो ही है। टोटल चार्ज तो अगर देखा जाए तो इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक तरह से माइनस क्यू, और बाहर क्या चला जाएगा प्लस क्यू। लेकिन एक पतली सी लेयर ही तो है, दूसरी प्लेट कहाँ रखी है, इसकी इन्फिनिटी पर रखी है, इसलिए इसकी कैपेसिटेंस क्या चली आ रही है, बस यही चली आ रही है। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो, हाँ सर। है ना। अब अगर मान लो मैं इसको अर्थ करता तो क्या होता, सेकंड पार्ट, और इसको मैंने अर्थ कर दिया, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, और ये प्लेट इन्फिनिटी पर रखी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 प्राइम है, ये 3 है। इनके बीच में जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, और इन दोनों के बीच में जो है C2 है। अब इसको अर्थ कर दिया तो ये वही केस हो गया जो पहला वाला केस मैंने बताया था। देखो कैसे, ये V हो गया, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, दरअसल ये प्लेट है हमारे पास में, ये 1 प्लेट है, हमने यहाँ ऐसा किया हुआ है, ये माइनस ये प्लस, ये प्लेट और ये प्लेट और ये प्लेट, यानी ये 2 है, ये 2 प्राइम है, ये 3 है। इसको अर्थ किया हुआ है, और इसको भी तो अर्थ ही किया हुआ है, तो ये C2 है, ये C1 है। यानी जो भी चार्ज यहाँ से आएगा वो चार्ज क्या करेगा, यहाँ आके इस पर माइनस क्यू आ जाएगा, यानी इस पर होगा प्लस क्यू, इस पर होगा माइनस क्यू, चार्ज ऐसे फ्लो कर गया, इधर चार्ज आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो ही है। तभी तो आप देखो ना, ये वही तो केस हो गया पहले वाला, कौन सा, ये स्फीयर लिया था मैंने, और इसको मैंने क्या दिया था, क्यू चार्ज दिया था, तो इस वाले पे कितना गया था, माइनस क्यू गया था। तो
इस पर क्यू और इस पर माइनस क्यू। आउटर पे चार्ज क्या था, जीरो, तो वही तो हो रहा है। इसके आउटर प्लेट पे, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है, देखो जीरो है, और इसके इनर सरफेस पे चार्ज क्या है, टू है ना, क्योंकि इनर सरफेस कौन सा, ये वाला है, टू। यानी इस केस में कैपेसिटेंस क्या मिलेगी आपको, C1 ही मिलेगी, C इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर। सर नेक्स्ट है थर्ड केस। मान लो मैंने इसको अर्थ किया और आउटर वाले को मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। और इसको अर्थ कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। इसकी रेडियस a है और एक सरफेस यहाँ इसका, तो ये 3 है, ये 2 प्राइम है, ये 2 है, ये 1 है। इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर C1 है और ये C1 है, ये C2 है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो, ये हमारे पास में एक प्लेट ये है और एक प्लेट है, ये 2 प्राइम है, ये 2 है, ये प्लेट 1 है ना। और इसको तुमने अर्थ किया हुआ है, ये 2 है, ये 2 प्राइम है। और ये 3 है, ये तो अर्थ है ही। अब बैटरी हमने कहाँ लगाई, बैटरी तो यहाँ लगा रखी, ये माइनस, ये प्लस और ये भी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से Q चार्ज गया तो इस पर कितना गया, Q1, इस पे कितना गया, Q2, ये C2 है और ये C1 है। अब आप देख लो कि दोनों किस में है, पैरेलल में है। इसका मतलब इसका C इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप, C1 प्लस C2। यहाँ C1 क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाई B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये आंसर है इस केस में, क्योंकि दोनों किस में है, देखो पैरेलल में। अब आप कहेंगे सर कैसे, बताऊँ मैं, देखो ना, इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो है ना, और इन दोनों का पोटेंशियल है, देखो सेम है ना। हरी बात में, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और वही इसके अक्रॉस है। ठीक है, तो दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अब एक और केस बनता है कि अंदर वाले को मान लो हमने अर्थ किया ही नहीं, फोर्थ केस, तब क्या होगा, ये केस है, मान लो इसको अर्थ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और इसको हमने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ये माइनस प्लस और ये भी। इसकी जो रेडियस है वो a है, इसकी रेडियस b है, इन दोनों के बीच में C1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 प्राइम है, और एक प्लेट इनकी यहाँ रखी है 3। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो ये प्लेट, यानी ये 2, ये 2 प्राइम, ये हमारे पास में 1। अब आप देखो यहाँ हमने कुछ लगाया ही नहीं है ना, लेकिन इसको तो क्या किया इसने, अर्थ किया हुआ है, तो ये 3 है, और इसको यहाँ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, तो माइनस ये प्लस, ये क्या है C2, ये क्या है C1। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, देखो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल भी है लेकिन यहाँ का क्या है, कुछ नहीं। इसका मतलब C1 पे चार्ज जाएगा ही नहीं, यानी जो भी चार्ज इस पे चला जाएगा। यानी इस केस में C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, C2 आ जाएगी। और आना भी चाहिए ना, क्योंकि जब इसको आप चार्ज दे रहे हो, इसको अर्थ नहीं कर रहे हो, तो सब जगह यहाँ अंदर तो पोटेंशियल सेम ही हो गया ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आइसोलेटेड स्फेयर ही तो हो गया। जो B स्फेयर है वो क्या हो गया, आइसोलेटेड ही तो हो गया। तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B तो होती है। ये बात समझ में आए? हाँ हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब फोर्थ हो गया, फिफ्थ केस। मान लो इस स्फेयर को हमने ऐसे रखा है, इसकी जो रेडियस है वो a है और इसकी जो रेडियस है वो b है, और इसको हमने प्लस q चार्ज दिया है, और इसको हमने माइनस q चार्ज दिया है।
और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। तो अब इसको मैं 3 तरह से कर सकता हूँ, देखो कैसे। पहला तरीका तो ये, इसको मैंने मान लिया कि बी स्फेयर है, इसको मैंने मान लिया कि ए स्फेयर है। ओके, तो अब मैं एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है, लेकिन जो डी है ना दरअसल वो ए और बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब यहाँ अजम्पशन में ये ले रहा हूँ कि ए की वजह से बी का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और बी की वजह से ए पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म है, तभी तो मैं पोटेंशियल वहां का लिख पाऊंगा। तो इसका मतलब अगर पहला मेथड तो ये है कि ए पोटेंशियल क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग किसी भी कंडक्टिंग प्लेट का। ए पोटेंशियल, उस कंडक्टिंग प्लेट का नेट पोटेंशियल कितना है, उसके खुद की वजह से कितना वो नहीं लिखते हैं, नेट लिखते हैं जो भी आता है ना। तो वो क्या क्या आ जाएगा, इसकी खुद की वजह से कितना है के क्यू बाई ए, इसकी वजह से कितना है माइनस के क्यू बाई डी ना। उसी तरह वी भी खुद की वजह से माइनस के क्यू बाई बी, और उसकी वजह से प्लस के क्यू बाई डी। और कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। तो वी ए माइनस वी भी लेते हैं, तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्यू के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई डी। तो हमारे पास के क्यू को बाहर ले लो, तो हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 2 बाई डी। तो ये हो गया हमारे पास में वी ए माइनस वी बी। क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 2 बाई डी, हो गया वी ए माइनस वी बी। तो हमारे पास आ गया क्यू बाई वी ए माइनस वी बी, और ये इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटेंस, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 2 डी, ये आ गया। और अगर मैं कहता हूँ कि इफ डी टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हमारे पास सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई सी, या मल्टीप्लाई करो इसको, तो 1 बाई सी इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये देखा जाए तो दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है ना, इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दोनों किस में है, सीरीज में है। ये हो जाएगा 1 बाई सी टू, 1 बाई सी इक्वल टू होगा 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, लेकिन ये तब होगा जब डी टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट वही लगा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट लिया मैंने वो है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा मेथड क्या देखो, एनर्जी। मैंने आपको कैपेसिटर की एनर्जी लिखना सिखाया था, इसको यूज भी किया ना मैंने लास्ट क्लास में। स्फेयर की इस जो स्फेरिकल जो कैपेसिटर बन रहा था, पहले वाला जो केस था, उसमें एनर्जी कैसे लिखते हैं बताया था ना मैंने, कैपेसिटर की नहीं बताया? एक बार देख लो बताया कि नहीं बताया, क्योंकि उसको यहाँ यूज करूंगा मैं। कैसे लिखेंगे बताता हूँ वैसे तो सर हाँ, बताए। तो देखो तो यहाँ कैसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी लिखेंगे, इसकी सेल्फ एनर्जी लिखना है, इसकी सेल्फ एनर्जी लिखना है, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी लिखना है, यानी यहाँ एनर्जी क्या लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वलेंट इक्वल टू आप लिखोगे क्यू स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस के माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाई 2b प्लस इंटरेक्शन एनर्जी तो प्लस के क्यू बाई डी इंटू माइनस क्यू। ये यानी अगर एक कैपेसिटर बन रहा है इसका मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2 सी इक्वलेंट, इस एनर्जी के इक्वल होना चाहिए इसकी एनर्जी, तो आ गया।
तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/c इक्वलेंट इक्वल टू आ गया k/a प्लस k/b, और ये क्या हो जाएगा यहाँ -2/d इंटू के भी तो है। तो आप देखो यहाँ k को क्या लिखोगे आप, 1/4πε0 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d, यही तो वहाँ ऊपर आ रहा था। देखो आप, ये वाला केस ये तो था, है ना। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, इसको 1/c लिया था मैंने, है ना। तो यहाँ से भी देख लो आपकी, अगर मैं कहता हूँ कि d टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो 1/c इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 a प्लस 1/4πε0 b, यानी कितना आ गया 1/c1 प्लस 1/c2। इससे भी कर सकते हो आप, एनर्जी से भी। एक और मेथड है, ये मेथड क्या है, वैसे तो पहले ही बताया हुआ है, कोई नया मेथड नहीं है वैसे यहाँ, लेकिन इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसकी जो रेडियस है वो b है, इसकी जो रेडियस है वो a है, इस पर प्लस q चार्ज है, और इस पर माइनस q चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है ना। तो आप ये देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि d जो है वो a और b के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो मैंने क्या कहा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस a स्फीयर पर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, b स्फीयर पर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब सब जगह यहाँ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। यहाँ भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। तो क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाएंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा ना। तो इस नेगेटिव की वजह से भी इधर होगा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या लिखोगे आप, d माइनस एक्स लिखोगे ना। तो जो पोटेंशियल चेंज करेंगे वो तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि अंदर थोड़ी चेंज है, अंदर तो सब जगह पोटेंशियल सेम है, यानी चेंज भी यहाँ से यहाँ तक के लिए हो रहा है। तो आप पहले ए निकाल लोगे, ए क्या लिखोगे, ये लिखोगे q/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस q/4πε0 d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है ना, माइन dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसको इंडिकेट करेंगे va टू vb, लेकिन इसको इंडिकेट करेंगे a से, a मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास में d माइनस बी तक, यानी a से लेकर b माइनस डी तक। और e और dr की डायरेक्शन तो सेम ही है, माइनस को बाहर ले लो तो e dr की जगह क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये a से d माइनस बी, माइनस को इधर ले लेता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, va माइनस bb। रखो यहाँ, a से d माइनस बी, ये हो जाएगा q/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस q/4πε0 d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको इंडिकेट करता हूँ, क्या मिलेगा, va माइनस bb इक्वल टू, यहाँ से q/4πε को बाहर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेंगे, 1/x स्क्वायर माइनस 1/x a टू d माइनस बी। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखो माइनस एन है या माइनस एक्स, और d माइनस एक्स का होल स्क्वायर का क्या मिलेगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, प्लस 1/d माइनस एक्स, और लिमिट लगाएंगे a टू d माइनस बी। तो ये आ गया हमारे पास में q/4πε0, ये मिलेगा 1/a माइनस 1/d माइनस बी,
यहाँ मिलेगा अपने को 1/d माइनस डी प्लस बी और -1/d माइनस ए। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है यहाँ, ये। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको डी लिख देंगे, इसको डी लिख देंगे। हमारे पास आ गया q/4πε0 1/a माइनस 1/d। ये क्या हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो 1/b। यहाँ क्या हो गया, -1/d। तो यही तो आ रहा था। तो va माइनस vb इक्वल टू क्या आ गया, q/4πε0 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d। ये आ गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था बस। लेकिन ये क्यों दिया, इसका एक रीजन है। आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा मैं, तो क्वेश्चन करिएगा, है ना। और एक और क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में भी ऐसा एक केस बनेगा, इसलिए मेथड भी बता दिया मैंने, क्योंकि वो इसी से कर पाएंगे हम लोग, बाकी ऊपर वाले मेथड से नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो एनर्जी सब निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर को लेकर, है ना। चलो आज इतना ही करेंगे यार, आज कुछ ज़्यादा हो गया।